नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म के ऊपर डिस्कशन करूंगा। और ये जो टर्म है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया के बीपीओ और आईटी कंपनीज में। आइए समझते हैं ये टर्म है क्या। ये टर्म है बेंच पॉलिसी। ये बेंच पॉलिसी क्या है, बेंच पॉलिसी कंपनियां क्यों अडॉप्ट करती है, और इस बेंच पॉलिसी के अंदर कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि बेंच पॉलिसी क्या है, और दूसरा बेंच पॉलिसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है जीरो बेंच प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट्स के कुछ सॉल्यूशन टिप्स और आइडियाज शेयर करूंगा आपको पीपीटी या स्लाइड शो के माध्यम से, जिसमें ये हम समझेंगे कि जीरो बेंच का जो प्रोजेक्ट है अंडर बेंच पॉलिसी उसको सक्सेसफुल करने के लिए किस टाइप की प्लानिंग या डिजाइनिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली में ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इस भाग में पार्ट 1 कवर करूंगा, जो कि होगी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। मैं अगले वीडियो में इसका एक्सटेंशन बनाऊंगा और उसमें होगी इम्प्लीमेंटेशन। दोनों वीडियो के लिंक्स मैं एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, ताकि आप लोग रेलिवेंट होके इसको आप कंटिन्यू कर सके और कंप्लीट जो सब्जेक्ट है उसको आप समझ सके। आइए चलते हैं, पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज बेंच पॉलिसी, और उसके बाद देखते हैं कुछ स्टेप्स सॉल्यूशंस कि जीरो बेंच प्रोजेक्ट को किस तरह से प्लानिंग किया जाए और किस तरह से डिजाइन किया जाए। आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ। आइए समझते हैं व्हाट इज बेंच पॉलिसी और कंपनियां बेंच पॉलिसीज को अडॉप्ट क्यों करती है। बेंच पॉलिसी अक्सर बनता है उन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में उन लोगों के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए खासकर जिनका कोई प्रोजेक्ट या प्रोसेस जिसमें वो काम कर रहे हैं वो वाइंड अप हो जाता है या फिर वो क्लोज हो जाता है और उनके हाथ में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है और वो यूटिलाइजेशन में नहीं आते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ का रीयूटिलाइजेशन करने के लिए या रिप्रोडक्टिव करने के लिए ये बेंच पॉलिसी को बनाया जाता है। उसके अंदर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेप्स लिखे होते हैं। जो भी एम्प्लॉय बेंच पे जाते हैं उनका कोई सैलरी डिडक्शन या कोई अलाउंसेस डिडक्शन नहीं होता, जो भी है वो रेगुलर बनता रहता है। ओनली ये है कि उनको रीयूटिलाइज कैसे करें इस पे ज़्यादा फोकस होता है। कंपनीज ऐसे पॉलिसीज़ को अडॉप्ट इसलिए करती हैं कि ताकि वो अपने जो अच्छे स्किल वाले एम्प्लॉय है उनको रिटेन कर सके, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ाए कि भाई उनकी जॉब सिक्योरिटी है, उनका मतलब सैलरी और अलाउंसेस चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आखिरी बात यह है कि कंपनी हमेशा चाहती है कि वो अपना ब्रांड को भी प्रमोट करे, कि वो एक अच्छी ब्रांड है जहाँ पे वो अट्रैक्ट कर सके अच्छे टैलेंट को। आइए जानते हैं कुछ जो रीजंस हैं जिसके वजह से एम्प्लॉयज़ को बेंच पे जाना पड़ता है और उनका प्रोसेस क्लोज हो जाता है। एक तो होता है वाइंड अप, जिसकी वजह से मैंने कहा कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, उनका डेडलाइंस कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए वाइंड अप हो जाता है। दूसरा है या फाइनेंशियल लॉसेस। कुछ कभी कभी क्या होता है किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रोसेस में कंपनी को कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो जाता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई वो प्रोजेक्ट को हम बंद कर दें। ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को बेंच पे जाना पड़ता है। तीसरा है कि एग्रीमेंट टर्मिनेशन। जितना टाइम का एग्रीमेंट लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट पीरियड होता है, वो पीरियड खत्म हो जाती है, इसकी वजह से भी एम्प्लॉय खाली हो जाते हैं और बेंच पे जाते हैं। और लास्ट है कि रिडक्शन इन मैन पावर। अगर कंपनी जानबूझ के मैन पावर कम करना चाहती है तो। आइए समझते हैं जीरो बेंच प्रोजेक्ट थ्रू इंटरनल प्लेसमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। जीरो बेंच प्रोजेक्ट को इंटरनल प्लेसमेंट के थ्रू किस तरह से अचीव किया जाए, उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग किस तरह से बनाया जाए। आइए कुछ सॉल्यूशंस और कुछ आइडियाज़, स्टेप्स हम लोग डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड में। पहला है सस्टेनेबल गोल्स। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सस्टेनेबल गोल्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसको अचीव करने के लिए ही प्रोजेक्ट को ड्राइव की जाती है। तो ज़ीरो बेंच के वक्त भी आपको सस्टेनेबल गोल्स जो है वो लिस्टिंग करना पड़ेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण गोल्स हो सकते हैं जैसे रिडक्शन ऑन कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कोई भी एम्प्लॉय जैसे अगर बेंच में बैठा है विदाउट एनी यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन, तो उसकी तो सैलरी और अलाउंसेस चल रही है, तो ये जो है ये कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट लोग करते हैं या कंपनीज करती है। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय अट्रिशन परसेंटेज।
अगर बेंच पॉलिसी लंबा, बेंच जो पीरियड है अगर वो लंबा हो गया तो बहुत सारे स्किल वाले एम्प्लॉई जॉब छोड़ने की भी बात करते हैं, या जॉब छोड़ भी देते हैं, जिसकी वजह से एट्रिशन रेट बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है। थर्ड है इंक्रीज इन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। कभी अगर आपने मिनिमम बेंच पीरियड रखा है तो एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है और वो अपने जॉब से खुश भी रहता है और उसी कंपनी में कंटिन्यू करने की सोचता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉय स्किल सेट, एम्प्लॉयज़ को ये मौका भी मिलता है कि वो अपने स्किल सेट को इंक्रीज कर सके, अगर बढ़ा सके, ये भी एक टारगेट एरिया हो सकता है। इंक्रीज इन कंपनी ब्रांड वैल्यू, अब कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करती है। अगला है इंक्रीज ऑफ क्लाइंट ट्रस्ट ऑन मैन पावर अवेलेबिलिटी। ये भी एक डिजायर्ड इम्पैक्ट हो सकता है जिसके वजह से क्लाइंट को एक ट्रस्ट हो जाए कि पर्टिकुलर कंपनी के पास मैन पावर की अवेलेबिलिटी है और प्रोजेक्ट मिलने के बाद मैन पावर शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होगा और प्रोजेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी एक इम्पैक्ट एरिया हो सकता है। अगला है लीडरशिप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लीडरशिप टीम में जो प्रोजेक्ट हेड करेगा वो एक बहुत ही स्किलफुल आदमी होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए जिसके पास एक्सीलेंट पीपल मैनेजमेंट एनकरेजमेंट स्किल्स हो, बिजनेस प्रोजेक्ट को समझने की नॉलेज हो, कभी भी कोई चैलेंज आए तो उसका मिटिगेट करने के उनके पास प्लानिंग आइडियाज़ हो, और जब भी कोई प्रॉब्लम एरिया आए तो अपने वो प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट के सामने प्रॉपरली डिस्कस कर सके और वो प्रॉब्लम एरियाज़ को वो वहाँ से क्लीन कर सके या हटा सके। नेक्स्ट है डेडिकेटेड टीम। डेडिकेटेड टीम का होना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट को ड्राइव करने के लिए, बिकॉज टीम के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट ड्राइव नहीं हो सकता। तो डेडिकेटेड टीम होना बहुत ज़रूरी है जिसको स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक काम दिया गया हो और वो उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट है स्टार्ट एंड एंड डेट। कोई भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट और एंड डेट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्टार्ट डेट और विदाउट एंड डेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ड्राइव नहीं हो सकता है। सो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और एंड डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो डिजायर्ड इम्पैक्ट या आउटकम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसका इवेलुएट करने के लिए स्टार्ट डेट और एंड डेट बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है HOD कोऑर्डिनेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है प्रोजेक्ट के प्लानिंग में, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अलाइनमेंट करना जरूरी है इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोग्रेस डेटा। हमेशा सिंपल टूल्स या कोई रिकॉर्ड एरियाज ऐसे होने चाहिए जहाँ पे प्रोग्रेस, जो प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस अपडेट्स है वो टाइमली हम उस पर मेजर कर सकें। ये भी एक ऐसा डेटा होना ज़रूरी है। मिटिगेशन डेटा, मिटिगेशन डेटा का भी एक टूल ऐसा होना ज़रूरी है जहाँ पे हम जब भी कोई चैलेंजेस आता है तो उस चैलेंज पे किस टाइप का एक्शन करते हैं और एक्शन के बाद उसका जो रिजल्ट आता है उसको भी रिकॉर्ड एंड कैप्चर करना एक अच्छा स्टेप होता है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए। लर्निंग डेटा, हमेशा जब जब प्रोजेक्ट आगे चलता रहता है तो ऐसे बहुत सारे नए नए लर्निंग्स भी आते हैं जो प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा आगे चल के, उनका भी डेटा कैप्चर करना, उनका रिकॉर्ड करना, लर्निंग क्या सीखा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में। सो लर्निंग डेटा का भी एक पार्ट बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक सपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ में, जैसे ट्रेनिंग टीम्स या एडमिन टीम्स या ट्रांसपोर्ट टीम, टेक्निकल टीम, इनके साथ में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए थ्रू लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट में। अगला है सैम्पल साइज, टारगेट और सैम्पल साइज। जो भी बेंच में आप जीरो बेंच का टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हो, ज़रूरी है एक सैम्पल साइज नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो ग्रेजुअली जाता है, तो एक सैम्पल टारगेट नंबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टास्क रिव्यू मैकेनिज्म। ऐसी मैकेनिज्म ज़रूर होने चाहिए कि जब भी जो भी स्टेप आप कर रहे हो वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका रिव्यू मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ओवरऑल मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट के ऊपर ओवरऑल मॉनिटरिंग, उसकी जो ग्रोथ और उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए प्रोजेक्ट में। रिव्यू और मॉनिटरिंग, ये दो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ताकि प्रोसेस पे कंट्रोल रहे और फोकस रहे। अगला पॉइंट है इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। हर टाइम पीरियड के हिसाब से जो भी काम, जो भी टास्क जिस तरह से भी चल रहा है या ख़त्म हो गया है, उसका अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन करना भी ज़रूरी होता है। तो इवैल्यूएशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए पीरियोडिक पीरियड में, ताकि वो चेक करने के लिए कि डिज़ायर्ड गोल्स की तरफ प्रोजेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है बेसलाइन सर्वे। ये बेसलाइन सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, क्योंकि बेसलाइन सर्वे ही वो एक ऐसा सर्वे है जिस जिस जो 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 प्रोजेक्ट का स्टार्ट होने से पहले का ग्राउंड रियलिटी आपको वो
दिखाती है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और क्या क्या प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के बारे में बेसलाइन सर्वे किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड लाइन सर्वे वो सर्वे है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट होता है आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस को मेजर करने के लिए, बिकॉज एंडलाइन सर्वे ही आपको दिखाता है कि किस तरह से आपका प्रोजेक्ट मूव किया और डिज़ायर्ड इम्पैक्ट को अचीव किया, डिज़ायर्ड इम्पैक्ट आउटकम को अचीव किया। सो एंडलाइन जो है वो बेसलाइन के डेटा को कंपैरिजन में रख के ये सर्वे होता है और प्रोजेक्ट की सक्सेस जो स्टोरी है उसको डिफाइन करती है और डिज़ायर्ड जो आउटकम है उसको भी वो डिफाइन करती है। लास्ट है क्लोजर ऑफ रिपोर्ट। जब भी कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है, एक अप्रोप्रिएट क्लोजर, फाइनल क्लोजर रिपोर्ट बनाना पड़ता है जिसके अंदर डिज़ायर्ड आउटकम भी लिखा होता है, सस्टेनेबिलिटी किस तरह से किया जाए वो भी लिखा होता है, या फिर इसको आगे स्केल किस तरह से प्रोजेक्ट को कर सकते हैं बड़े नंबर्स को कवर करने के लिए, जीरो बेंच करने के लिए, वो भी पूरा डिटेल इस क्लोजर रिपोर्ट में लिखा होता है। तो इसी तरह से होता है। धन्यवाद देखने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को अलाउ कीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन को अलाउ किया तो मेरे जो भी नया वीडियोस है वो आपको इमीडिएटली नोटिफाई हो जाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।